हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स में। और आज हम क्लास 12th का समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्रा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हमने जो है सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, ठीक है, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। और आज हम शुरू करेंगे मुद्रा चैप्टर को। तो सबसे पहले मुद्रा की जो है, आप तो जानते हैं मुद्रा यानी क्या होता है। जो हर समय यूज होता है, हमारे जेब में जो रहते हैं गांधी जी, जिस पर गांधी जी का फोटो लगा होता है, वही मुद्रा होता है। लेकिन इसका एक जो है प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में आप जानेंगे कि क्या होता है। तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी चीज को लेन देन के लिए यूज किया जाता है। एक माध्यम है वो, ठीक है। तो इसके लिए एक देखिए इसमें दिया है कि धन वह चीज है, धन मतलब मुद्रा के रूप में बात कर रहा है, जो एक ऐसा माध्यम है किसका, विनिमय का। विनिमय मतलब होता है लेन देन का एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है मूल्य के माप, भंडारण और अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी ये जो है पैसा, यानी जो मुद्रा होता है, हम इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो है हर एक वस्तु का, हर एक चीज का जो है क्या कर सकते हैं, मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं, उसके उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके लिए उपयोग किया जाता है। और हमारे जो भविष्य में जो है भुगतान करना हो, ठीक है, उसके लिए भी हम इस मुद्रा का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं इस मुद्रा के, जो है इसमें नोट और सिक्के दोनों तरीके के जो है चीजें आती हैं, ठीक। और जो है मुद्रा जो है चेक नहीं है, ठीक है। चेक जो है, चेक को हम मुद्रा नहीं बोलेंगे ना, लेकिन ये क्या है, एक उपकरण या साधन होता है, ठीक है, धन को बनाने के लिए। और क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि हर जगह वो जो है उसको हर कोई प्रूव नहीं करता है एक तरीके से, मतलब लेता नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। कि जैसे पैसा है तो किसी को आप दे दोगे, दोगे तो जरूर कि ले लेगा वो। लेकिन जैसे चेक है तो चेक हर कोई नहीं लेता है, ठीक है, वो चीज है। और यह क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु आवश्यक है, ठीक है, माध्यम का काम करती है ये। और जो क्या होता है, दोनों पक्षों को स्वीकार होता है। यानी पैसा अगर आप देंगे ना, तो एक वस्तु, एक पार्टी जो है, एक पक्ष या तो पैसा देगी, सॉरी, या तो आपको वस्तु देगी या फिर सेवा देगी, और उसके बदले में आप क्या करेंगे, पैसे का भुगतान कर देंगे उसको, ठीक है। या आप किसी को वस्तु दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, और उस पैसे को आप जो है क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है, वो चीज है। और वस्तु विनिमय प्रणाली देखते हैं, देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली से मतलब कि वस्तु के आदान प्रदान से है, ठीक है, वस्तुओं के आदान प्रदान का होना, ठीक है, एक हाथ से वस्तु लेना और देना, ठीक है। तो और इसके बाद देखेंगे कि भाई मौद्रिक विनिमय प्रणाली से क्या होता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली मतलब जैसे पहले था कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी पहले उस जमाने में जब पैसा होता ही नहीं था, ठीक है, बस पैसे का अस्तित्व तो नहीं था, उस समय हम क्या करते थे, वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, ठीक है। यानी कोई भी हमने अगर सर्विस दिया है, किसी को सेवा दी है, तो उसके बदले में वस्तु देगा, या वस्तु दिया है तो हम उसके बदले में उस वापस हमको वस्तु देगा। लेकिन जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई, तब हम जो है उसको, उस वस्तु को न दे करके, जो वस्तु देगा या फिर सर्विस देगा हमको, उसके बदले में हम क्या करेंगे, मुद्रा का भुगतान करेंगे। पेमेंट किसके रूप में करेंगे, पैसे के रूप में करेंगे। या तो हम किसी से अगर जो है सर्विस ले रहे हैं, या तो पैसा ले वस्तु ले रहे हैं, तो उसके बदले में हम पैसे का भुगतान करते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो वही बोल रहा है कि मुद्रा के बदले वस्तु के विनिमय से है। और सीसी अर्थव्यवस्था मतलब कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु से वस्तु। जब अर्थव्यवस्था में पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस समय जो है क्या था, माल और सेवा को प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय होता था, मतलब सीधा,
ठीक है, सीधा पैसे वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था उस समय। और इसी जो ये जो प्रक्रिया होती थी इसी को वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था या शेषी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। और फिर देखते हैं कि भाई जब वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा में क्या क्या है, अंतर क्या है, क्यों मुद्रा को लाया गया, क्यों पैसे को लाया गया। जो पहले हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली था उसमें क्या क्या दिक्कतें होने लगी कि जिसके लिए जो है इस मुद्रा के एक ऐसे रूप का खोज किया गया जो हर एक के लिए क्या हो, अप्रूव्ड हो, मतलब हर कोई उसको आसानी से ले सके और सब उसको क्या कर सके, किसी को दे सके वो। तो इसलिए उसको क्या किया गया, पैसे की खोज हुई, इस तरीके से मुद्रा की खोज हुई। तो सबसे पहली जो दिक्कत होने लगी ना वो क्या थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली है ये, कि उसमें आज देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या दिक्कतें होने लगी और उस दिक्कत से जो है किस चीज का आविष्कार हुआ, मौद्रिक प्रणाली का। ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहली जो इसमें ये है कि दोहरे संयोग का अभाव है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दोहरा संयोग मतलब कि जरूरी तो ऐसा नहीं है। दोहरे संयोग का मतलब है कि भाई जब हम किसी को काम पर रख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई काम हमसे हमारे यहाँ कर रहा है, ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, उस काम के बदले में उसको क्या करते थे, पैसा देते थे। ठीक है। या हमको कोई चीज की जरूरत है, ठीक है, और सामने वाले को जो है जरूरत है किसी चीज की, जैसे हमको मान लीजिए अगर गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है, अगर सामने वाले को, तो हम ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे कि जिसके पास क्या है, उस गेहूं की आवश्यकता हो और उस गेहूं के बदले में, जैसे मुझे गेहूं की आवश्यकता है तो खोजेंगे भाई जो गेहूं दे सके हमको, और हमारे पास जो चीज है वो उसको ले सके। जरूरी तो नहीं है कि वो भी जो है गेहूं हो उसके पास, लेकिन उसके पास वो चीज हो जो हमको चाहिए। ठीक है, वो तो जरूरी नहीं है। तो दोहरे संयोग मतलब एक लेने वाले का भी वो पूर्ति कर दे आवश्यकता की और देने वाले की पूर्ति कर दे, ऐसे लोगों का मिलना जो है बहुत कम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या था, बहुत दिक्कत होने लगी। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि एक समय में दो व्यक्ति यानी क्रेता और विक्रेता, जो लेने वाला है और जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, उन दोनों का एक दूसरे की इच्छा के अनुसार लेन देन को तैयार हो। ठीक है। इच्छा यानी उसको इस उसकी इच्छा के अनुसार लेन देन करने लगे। तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, कारगर हो सके ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली वहां पर जो है फॉल्ट होने लगा इसी का, दोहरा संयोग बैठ ही नहीं रहा उनका। ठीक है, ये चीज है। और जब इसमें विनिमय का माध्यम जब पैसा बना, लेन देन का माध्यम जब पैसा हुआ, तो हमको वैसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने कोई काम कराया है उसको, तो सीधा उसको पैसा दे देंगे, बात खत्म। या कि हमने कोई काम किया है किसी के यहाँ, तो हम पैसा ले लेंगे उसके बदले में और काम खत्म हो जाएगा। उसमें खोजने की नहीं है भाई, उसको जरूरत है जो हमारे पास सामान है और जो उसके पास सामान है उसको जो है अदला बदला करे, ये सब सिस्टम यहाँ से खत्म हो गया। तो पहली चीज है कि दोहरे संयोग की आवश्यकता। ठीक है। और दूसरा जो आता है कि माप के सामान्य माप का अभाव, यानी सामान्य माप का कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है जो उसका लेन देन का माप जो है, पैमाना जो है, ठीक है, वो डिसाइड नहीं था। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें पैमाना एक फिक्स नहीं होता था। ठीक है, कि भाई इस जो है हम वस्तु के बदले, या जैसे हमने काम किया तो उस काम के बदले इस वस्तु का जो है कितना हम पेमेंट करें इसको, यानी कितना इसको दें, ताकि ये क्या है, वो सेट हो जाए। जैसे किलोग्राम है, लीटर है और किलो है। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं, या मीटर ले लें, ठीक है, लीटर ले लें और मीटर ले लें, तो इसका कहीं ना कहीं क्या है, तालमेल नहीं बैठता था, यानी पैमाना इसका फिक्स नहीं होता था। तो इसमें बहुत बड़ी ये समस्या आने लगी। लेकिन जब पैसा आने लगा, जब हमारे पास क्या आने लगा, पैसा हुआ, तो पैसा हुआ तो उस समय जो है हर एक चीज का वैल्यू लगा लेते हैं। पैसे में जो है हर एक चीज की कीमत तय कर लेते हैं कि भाई 1 लीटर है तो इसका कितना रेट है, अगर 1 किलोमीटर है तो इसका रेट कितना है, हर एक चीज का जो है वैल्यूएशन किया जा सकता है। लेकिन उस समय ये समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जैसे देखिए उदाहरण के लिए बोला है कि
गेहूं, ए के पास गेहूं है और बी के पास चावल है, तो यह तय करना कठिन है कि 1 किलोग्राम चावल के बदले में कितना गेहूं चाहिए। ये पैमाना सेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आगे है कि अस्थगित भुगतान के मानक का अभाव। अस्थगित भुगतान यानी हमने जो है भुगतान तो किसी से कर्ज ले लिया है, लेकिन जो है हम उसको पेमेंट नहीं कर पाए हैं, उसको दे नहीं पाए हैं, और बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ दिन बाद या 1 साल बाद आपको उसका भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली था, तो अगर हमने किसी को, अगर मान लीजिए जो है 1 क्विंटल गेहूं दे के रखा है, ठीक है, और हम अगर 1 साल बाद देने जाएंगे तो जरूरी तो नहीं है कि हमको एक क्विंटल गेहूं मिले, ठीक है ना, क्योंकि उसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी उसका भुगतान हम उस रूप में नहीं कर पाएंगे, या तो उसका मान लीजिए एक वैल्यू कम हो गया, ठीक है, या उस क्वालिटी का गेहूं नहीं मिला, तो ये सारी समस्या उस समय उत्पन्न होने लगी। यही बोल रहा है कि विनिमय प्रणाली में भविष्य के भुगतान या क्रेडिट लेन देन, ठीक है, क्या दिक्कत होने लगी उसमें। तो इसमें क्या है, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति था उसका जो भुगतान करेगा वो उस समय जो है बिल्कुल समान गुणवत्ता वाले माल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता था, ठीक है। अब जिस क्वालिटी का सामान लिए उसी क्वालिटी में मिलना असंभव होता था, ठीक है, या बहुत कम होता है, ये बोल सकते हैं आप। और जो चुकाई जाने वाली राशि है वो निर्धारित नहीं की जा सकती, ठीक है, इसलिए जो है भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना करने का कोई मानक नहीं होता था। लेकिन जब पैसा हुआ, ठीक है, जब पैसा आया, तो इसमें जो भविष्य की जो भुगतान करने की जो क्षमता थी हमारी, ठीक है, या जो पैमाना था वो सेट हो गया, ठीक है। तो इसमें भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के लिए जो है धन एक मानक के रूप में कार्य करने लगा, जिसको ईएमआई बोला जाता है अब, ठीक है, उसी तरीके। तो इसमें क्या है भाई, उधार लेने और देने में भी काम इजी हो गया। भाई अगर हम किसी से 1,000 रुपये आज ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हम 10% के हिसाब से इसका जो है अगला आगे भुगतान करेंगे आप, ठीक है। तो 1,000 का आप 10% उसका गणना लगा सकते हो आप। ये सारी चीजें हैं। और दूसरा बोल रहा है कि इसमें वित्तीय संस्थाओं का सृजन हुआ है, ठीक है, पैसा लेन देन, ये सारी चीजें हैं। फिर मूल्य भंडारण का अभाव। मूल्य भंडारण का अभाव मतलब कि इसको सहेजना आसान नहीं होता था। वस्तु को आप कितना देर तक बचा के रखेंगे। 1 क्विंटल गेहूं पता चले अगर साल भर रख दिए तो आधा तो गायब हो गया वो, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं उसमें। अगर 1 क्विंटल है तो पता चलेगा कि उसमें 3 किलो भी बचना मुश्किल है। लेकिन यही मुद्रा है तो उसमें मुद्रा का जो है पैसा सलता सड़ता गड़ता नहीं है, ठीक है, सड़ेगा गलेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा वो। तो इसको सहेजना भी आसान होता है, ये सारी चीजें। और इसके बाद है विभाजिता का भाव। जो वस्तु है उसमें विभाजिता का भाव होता है, यानी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के पास बकरी है और किसी के पास अगर 1 किलो फल लेना है उसको, तो उस बकरी का कीमत और उस फल का कीमत में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और बोलेगा भाई फल हमको आधा दे दीजिए, लेकिन बकरी को आधा थोड़ी लेगा वो, उसको क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, डिवाइड नहीं हो सकता है वो, या उसको बांट सकते हैं तो पूरी तरीके से भी विभाजित नहीं हो सकता है। बकरी को हम बांट नहीं सकते, क्योंकि वो बांटेंगे तो उस वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये चीज है। लेकिन जैसे ही पैसा आया तो उसमें क्या है, ये चीज सुगम हो गई, आसान हो गई, ठीक है। हर चीज का क्या है, आधा हम उसको विभाजित कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। जैसे 100 का अगर है, 100 किलोग्राम चावल है, तो उसको अगर आधा करेंगे तो भाई 50 किलोग्राम हो सकता है। ये सारी इसमें जो है पैसा के आने से क्या हो गया, फायदा होने लगा हमको। तो ये सारी चीज़ हैं। ये धन का विकास जो है आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में है नहीं, तो इसलिए जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है कि कानून के नज़र में जो है धन दो प्रकार का होता है, ठीक है। कानून के नज़र में धन दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, वैध, और दूसरा जो है वैध मुद्रा। वैध मुद्रा क्या बोला जाता है, वैध और गैर वैध या वैकल्पिक मुद्रा, दो तरीके की मुद्राएं होती हैं। वैध मतलब जो मुद्रा जो है जिसका उपयोग कानूनी रूप से किया जाता है, कानून के नजर में किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है हर कोई स्वीकार इनकार नहीं कर सकता, मतलब इसको लेने से कोई भी मना नहीं करता है। जैसे क्या हो गया, फिएट मुद्रा, ठीक है, जो कानून के नजर में पैसा है उसको बोल रहा है, ठीक है। और ये भी दो तरीके का होता है, ठीक है, वैसा जो है दो तरीके का होता है। कौन सा, कानून के नजर में एक तो होता है सिक्का, ठीक है, सिक्का यानी ये क्या है, सरकार ने इसको क्या किया है, बाकायदे आरबीआई ने इसको
अप्रूव्ड किया हुआ है। ठीक है, यानी इसको लेने से या इसको किसी व्यक्ति को भुगतान स्वीकार कर लेता है इसमें, या तो भुगतान करेगा तो सामने वाला इसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब जैसे मतलब कितना भी हो, जैसे अगर नोट है तो नोट जो है उसमें आपको ये फिक्स है कि भाई नोट जो है अगर देंगे किसी को तो आसानी से ले लेगा, उसमें भुगतान कर लेंगे। ठीक है, टैक्स वोक्स की बात बाद में है, लेकिन पैसा जो है किया जा सकता है, कितना भी बड़ा पेमेंट हो उसका भुगतान किया जा सकता है पैसे में, तो वैध मुद्रा है। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे सिक्का हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि भाई सिक्के का भी एक होता है। अब सिक्का जैसे हो गया तो उसमें एक उसका पेमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे और बाकी उसमें लॉ वगैरह है तो उसमें कुछ लिमिट लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, इस वाले में अगर मुद्रा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें भी पेमेंट किया जा सकता है, भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद आता है असीमित मुद्रा। असीमित मुद्रा मतलब क्या बोल रहा है कि यह मुद्रा उस रूप में संदर्भित होता है जिसका भुगतान किसी भी राशि के ऋण के भुगतान के लिए किया जा सकता है। यानी किसी से कर्जा ले रहे हैं या किसी को कर्जा दे रहे हैं तो आसानी से इसको क्या है दिया जा सकता है और ले भी सकता है वो। ठीक है, और जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितना तक पेमेंट होना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से कागजी नोट असीमित वैध मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद गैर कानूनी मुद्रा या वैकल्पिक मुद्रा क्या होता है? वैकल्पिक मुद्रा मतलब उस पैसे की जगह पर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, उसका बोल रहा है, मतलब एक पैसे के विकल्प के रूप में काम कर रहा है उसके अलावा। ठीक है, या उसके स्थान पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह मुद्रा जो है कि उस रूप को संदर्भित करता है जिसे आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हर कोई इसको स्वीकार ही कर ले। पैसा जो है हर कोई स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, कोई काम किया है तो जरूर आप पैसा देंगे उसको तो जरूर है कि वो ले लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई अगर उस पैसे को जो है काम किया है और उसको जो है ये जो है जो वैकल्पिक मुद्रा है उसको आप दें तो वो जो है आसानी से स्वीकार कर ले। वो उसके ऊपर कर रहा है डिपेंड। जैसे क्या हो गया, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, विनिमय पत्र हो गया, बैंक, क्रिप्टो मुद्राएं हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा उस लेने वाले के कि वो उस चीज को लेगा या फिर नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन पैसे में ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं। जैसे 2016 के का जब भी मुद्रीकरण हुआ था, मतलब मोनेटाइजेशन, जब पैसा बंद हो गया मोदी जी ने किया था मित्रों बोल करके। ठीक है, तो उस समय जो है 500 हजार के नोट बंद हो गए थे, तो वो क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया था। ठीक है, यानी सरकार की नजर में वो पैसा नहीं था, वैध मुद्रा नहीं था वो। और इसके बाद अब आएंगे मुद्रा आपूर्ति क्या होता है। मुद्रा आपूर्ति मतलब कि भाई हमारे मार्केट में कितना पैसा है, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूम रहा है। ठीक है, इसमें मतलब जन एक समय पर, इसमें एक खास बात यह है कि भाई हमारे अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर जनता के पास रखे गए कुल धन, ठीक है, मतलब जितना भी पैसा है जो जनता ने रखा हुआ है, ठीक है, उसका मात्रा या स्टॉक है। जितना भी स्टॉक जो है एक जनता ने एक निश्चित समय पर रखा हुआ है उसको क्या बोला जाता है, मुद्रा आपूर्ति बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एक विशेष चीज क्या है कि इसमें क्या है, जनता शब्द से मतलब है सिर्फ लोगों के पास नहीं, कि सिर्फ लोगों के पास पैसा है उसको नहीं लिया गया है। मतलब उसमें दो चीज आती हैं, एक फर्म के पास, ये ठीक है, और दूसरा व्यक्ति के पास। उन दोनों शब्द का मतलब एक साथ बोला है जनता। ठीक है, और इसमें जो है सरकार या बैंक प्रणाली को शामिल नहीं किया जाता है, एक ये चीज बता गया है। ठीक है, और ये क्योंकि एक निश्चित समय पर इसको लिया जाता है, इसको निश्चित समय पर काउंट किया जाता है, इसलिए एक स्टॉक का काम भी करता है। ठीक है, भंडारण का भी करता है काम। और इसी तरीके से जो है वाणिज्यिक बैंक व केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का निर्माण करती हैं। ठीक है, सर जो है पैसा सप्लाई करने का काम करती हैं ये सारी। और इस तरीके से जो है अब आगे आते हैं कि मुद्रा आपूर्ति के उपाय क्या क्या है। ठीक है, किस किस तरीके से जो है मुद्रा का आपूर्ति किया जाता है। तो पहला चीज है M1 बोला जाता है। M1 मतलब सार्वजनिक मुद्रा और सार्व सिक्के। ठीक है, सार्वजनिक मुद्रा और सिक्के यानी लोगों के पास जितना भी पैसा है नोट के रूप में और सिक्कों के रूप में, उन लोगों को लिया जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों के की मांग जमा,
यानी वाणिज्यिक बैंकों के पास जो भी पैसा रखा हुआ है, ठीक है, लोगों ने रखा है पैसा वो, और आरबीआई के पास जो अन्य जमा राशियां हैं, यानी जो भाई बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने, व्यवसायिक बैंक ने जो आरबीआई के पास पैसा जमा किया है, ठीक है, इनको भी क्या किया है, M1 में लेगा। मतलब M1 में जो है इसमें सार्वजनिक मुद्रा और सिक्कों को लिया जाता है, जो जनता के पास जो मुद्रा है नोट के रूप में और सिक्के के रूप में, एक तो ये लेगा, और दूसरा जो है वाणिज्यिक बैंकों के पास, यानी जो इसने लोगों ने जो है बैंकों के पास जो पैसा जमा किया है उसको लेंगे, और बैंकों ने जो आरबीआई के पास जो पैसा जमा किया है उसको भी जो है M1 में इंक्लूड करेंगे। तीन चार चीजें जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो है बता दिया आपको, ठीक है। और इसके पास बोल रहा है कि आरबीआई के पास अन्य जमाओं जैसे विदेशी बैंक और सरकारों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ आदि की और आरबीआई द्वारा रखी गई जमा राशियां शामिल हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हालांकि बोल रहा है कि आरबीआई के पास भारत सरकार और वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां शामिल नहीं है, ठीक है। और यह बोल रहा है कि यह धन का सबसे अधिक तरल ताप होता है, माप होता है, सॉरी, यानी इसमें जो है मापने का सबसे अच्छा तरीका, या इसको तुरंत जो है पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, इसको पैसा ही होता है एक तरीके से। और फिर बोल रहा है M2 में क्या क्या आता है, M2 मतलब M1 की सारी चीजें। M1 में क्या क्या आया कि भाई लोगों के पास जो पैसा था वो, ठीक है, सिक्का और नोट के रूप में, और वाणिज्यिक बैंकों के पास जो पैसा जमा किया था लोगों ने वो, और आरबीआई के पास जो बैंकों व्यावसायिक बैंकों ने जमा किया था वो, इन सारी चीजों को मिलाए। और इसमें एक और चीज इंक्लूड कर दिया गया जिसको बोला कि डाक में, जो डाकघर में हमारा बचत बैंक में जो पैसा जमा है, ठीक है, उसको भी इसमें लिया गया, ठीक है, किसमें, M2 में। और लेकिन एक और है कि भाई किसी और इसने बोला कि नहीं नहीं भाई इसमें जो है ये सारी चीजों को लिए, लेकिन कुछ चीज छूट रहा है। क्या छूटा, बोल रहा है कि M1 में जो जो चीजें आई हैं हमारे पास, और उसके पास जो है बैंकों के पास जो है शुद्ध सावधि जमा का जमा है। शुद्ध जमा, सावधि जमा का मतलब कि जो हमने पैसा फिक्स रूप में जमा किया है, एफडी के रूप में, ठीक है, बोल रहा है भाई एफडी के रूप में जो पैसा जमा किया है उसको तो आपने छोड़ ही दिया, तो उसको भी ले लेते हैं। फिर तीसरे ने बोला, जब M4 की बात आई, एक और महापुरुष जो आ गए, बोले नहीं नहीं नहीं, आप उसको ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, एक काम करिए सबको ले लीजिए, सबको मिला दिया। मतलब M3 को मिलाया। M3 में क्या क्या है, M1 मतलब M1 में जो चीजें आई हैं, और उसके अलावा एफडी को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। और इसी तरीके से और क्या है, डाकघर बचत बैंक में कुल जमा, ठीक है, जिसको एनएससी वगैरह को छोड़ दिया जाता है, जो सरकार के पास रखा हुआ है, जो सरकार अप्रूव करती है उसको छोड़ा गया है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं, M1, M2, M3, M4, बहुत ही बारीक से समझा है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और ये सारी देखिए इसमें मेजर करने का तरीका जो है, कमर्शियल बैंक के पास और पोस्ट ऑफिस सेविंग के पास। और M1 M2 को जो बोला जाता है ना, उसको नैरो मनी बोला जाता है, ठीक है। और M2 M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोला जाता है, ठीक है, और इसको नैरो मनी बोलते हैं, ये है। और इसी तरीके से M1 से M4 की ओर जो है जैसे ही बढ़ता है, जैसे M1 से M4 की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं उसमें तरलता घटती जाती है। क्यों, क्योंकि जो है कागज बेस्ड होता है, M4 जो है अधिकतर कागज बेस्ड होता है, और जो M1 है उसमें क्या है, सिर्फ पैसा ही रहता है, ठीक है। क्योंकि M4 में देखेंगे एफडी वगैरह है, ठीक है, M4 में देखेंगे एफडी वगैरह है जो सिर्फ कागज का ही काम करता है, वो कागज पे ही है। लेकिन जैसे ही M1 में आते हैं तो उसमें पैसा होता है, इसलिए क्या है, बहुत ही तरल होता है, ठीक है। और M1 सबसे अधिक तरल होता है, और M4 है जो सबसे कम तरल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, मतलब नैरो मनी, और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बोला जाता है, यानी ब्रॉड मनी, जो ऊपर बताए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको बताए हैं, ठीक है।
और इसी तरीके के और भी जो है आगे के चैप्टर्स को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। और तब तक के लिए जो है अच्छे से रहिएगा। थैंक यू देखने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।